नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कलहन की राजतरंगिणी के बारे में बताऊंगा। राजतरंगिणी का रचना काल 1148 ईसा से 1149 ईसा के आसपास है। इसमें कलहन ने भूवैज्ञानिक युग से लेकर स्वयं अपने युग तक के कश्मीर के इतिहास का विवरण दिया है। राजतरंगिणी जैसे ऐतिहासिक कृति की रचना कश्मीर में ही क्यों हुई, इसके अनेक कारण दिए जाते रहे हैं। यह संकेत किया गया है कि कश्मीर ही एकमात्र क्षेत्र था जहां ऐतिहासिक लेखन की परंपरा थी। कश्मीर घाटी भौगोलिक दृष्टि से कुछ अलगाव लिए हुए थे और इस तत्व ने उसे क्षेत्र के लोगों को कुछ अपनी निजी विशेषताएं प्रदान की थी। कश्मीरियों ने क्षेत्रता की चेतना के साथ अपने इतिहास में दिलचस्पी को प्रोत्साहित किया। वैसे कश्मीर में बौद्ध धर्म का कायम रहना एक अन्य कारण हो सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवाद की अपेक्षा ऐतिहासिक चेतना अधिक बलवती थी। चीनी या मध्य एशिया जैसी कुछ अन्य सभ्यताओं से बौद्धिक एवं सांस्कृतिक संपर्क ने इस दिशा में कुछ योग दिया होगा, क्योंकि इन देश में इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान थी। किंतु यहाँ हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि कलहन ने जिस कला विधि पर लिखी है, उस काल में पूरे भारत में क्षेत्रता की भावना बहुत मुखर थी। 1800 से 1200 ईस्वी की अवधि में अनेक क्षेत्रीय राज्यों तथा क्षेत्रीय निष्ठाओं का उदय हुआ। स्थानीय शासकों पर कथा, गीत और महाकाव्य लिखे जाने लगे। इसके कुछ लाभ भी थे। छोटे छोटे क्षेत्रों पर अधिक विस्तार से लिखा जाने लगा। जो तत्व कलहन की कृति को उस समय रचे गए अन्य साहित्य से अधिक महत्वपूर्ण बनाता है, वह उसका ऐतिहासिक बोध। कलहन की कृति एक महान वीर के क्रियाकलापों का आलेख भर नहीं थी। वस्तुतः यह उस स्थिति को समझाने और उसकी व्याख्या करने की कोशिश थी जिसमें वह रह रहा था। कलहन की जीवन से संबंधित अधिक जानकारी आज उपलब्ध नहीं है। वह संभवतः एक मंत्री के पुत्र और कश्मीर के लोहारा वंश के राजा हर्ष, जो 1089 से 1001 ईसा के सलाहकार था। उनका पारिवारिक राजनीतिक सत्ता के काफ़ी निकट था और इन्हें इस क्षेत्र के इतिहास के एक महत्वपूर्ण युग के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई है। वे ब्राह्मण परिवार के थे और उन्होंने इस तथ्य का बड़े गर्व के साथ उल्लेख किया है। संभवतः हर्ष के बाद जो शासक आए, उनके शासन में कलहन को कोई राजकीय पद नहीं मिला और उनकी तरफ से कोई विशेष सहायता भी नहीं मिली। यही वजह थी कि उनकी रचना अन्य प्रशासनिक कृतियों और जैसे बाणभट्ट कृत हर्षचरित से ऊपर उठ सकी। अपनी रचनाओं के लिए उन्होंने काव्य की विद्या को अपनाया था और हालांकि अगर हम बात करें अपनाया था कि उन्होंने रचना के रचनात्मक गुण भी हैं, साथ ही वे इसमें ऐतिहासिक सत्य का जिस रूप में उन्होंने उसे देखा था संयोग भी करना चाहते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कवि को निष्पक्ष होना चाहिए। वे मनोरंजक साहित्य रचकर अपने पाठकों को आनंद प्रदान करना चाहते थे, परंतु इस रचना के मूल में उनके कुछ अन्य उद्देश्य भी थे। वे कश्मीर पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों की पूर्ण वंशावली भी देना चाहते थे। वे काफ़ी अशांत युग में लिख रहे थे। हर्ष की मृत्यु के बाद गृह युद्ध तथा संघर्ष का युग आ गया था। उस समय जो अनिश्चय एवं अव्यवस्था का वातावरण प्राप्त था, वह एक अन्य ऐसे तत्व था जिसने उन्हें अपना इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया। उसने इतिहास के द्वार पे वे जीवन, सांसारिक जीवन तथा भौतिक ऐश्वर्य की नश्वरता को प्रकट करना चाहते थे। उनकी इस इच्छा थी कि लोग अपने अतीत की गलतियों से सबक लें। यही एक उद्देश्य है जो उनकी रचना को काफ़ी रोचक बना देता है। इतिहास से सीख या सबक लेने के लिए उन्हें स्थितियों और घटनाओं का विश्लेषण करना पड़ा।
यह विश्लेषण उनकी कृति को अन्य कृतियों की तुलना में विशिष्ट बना देता है। कल्हण उन स्रोतों को विस्तार से हवाला दिया है जिनकी उन्होंने अपने इतिहास लिखने के लिए जांच पड़ताल की। उन्होंने अपने से पहले 11 विद्वानों का उल्लेख किया जिन्होंने राजाओं की काल क्रमानुसार सूची दी, और साथ ही उन्होंने उन विद्वानों का विवेचना पद्धति की कमियों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने अनुश्रुतियों, परंपरा और इस क्षेत्र पर लिखी हुई प्रमुख रचनाएं जैसे नीलमत पुराण का उपयोग किया, किंतु मंदिर तथा अन्य भवनों में खुदे हुए इंस्क्रिप्शन का उन्होंने जो युगांतकारी उपयोग किया वह एक निश्चित प्रगति का सूचक है। साथ ही पूर्वत राजाओं द्वारा किए गए भूमि दान तथा धर्मदाय के बारे में उन्होंने अभिलेख से जो सूचनाएं एकत्र की उनका भी उपयोग किया। इतिहास के तर्कसंगत स्रोतों के रूप में अभिलेख का यह उपयोग निश्चय ही एक महान योगदान था। उनकी रचना 8 सर्गों में विभक्त था, जिसमें 8000 से ऊपर श्लोक है। पहले 3 सर्गों से 3000 से ज़्यादा वर्षों को शामिल किया गया। इसमें केवल राजवंशों की सूचियाँ भर दी गई। इस युग के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने पौराणिक स्रोत, अनुश्रुतियों, मिथकों का उपयोग किया। इस युग के राजाओं का महाभारत तथा रामायण के चरित्र नायकों से संबंध जोड़ा गया। साथ ही ऐतिहासिक परंपरा को बिना सोचे समझे और अति प्राकृतिक तत्वों के साथ मिला दिया गया। चौथे, 5वें तथा 6ठे सर्गों में कारकोटा और उत्पल राजवंशों को लाया गया। इन्हीं सर्गों में उचित ऐतिहासिक कृति उभरना शुरू होता है। इस युग के बारे में उनकी एक पकड़ निश्चय ही ऐतिहासिक अभिलेख तक और ज़्यादा संभावना यह है कि बौद्ध स्रोत तक पहुंचती थी। अंतिम दिनों में सर्गों लोहा राजवंश पर विचार किया। अपनी रचना के आरंभिक भाग में लोक प्रचलित मिथकों एवं अनुश्रुतियों को ऐसे संग्रहता के रूप में हमारे सामने आते हैं जिनमें कोई आलोचना दृष्टि नहीं था, किंतु जैसे जैसे वह अपने युग के निकट आते हैं, जैसे जैसे उसकी आलोचना दृष्टि साफ होती है, हर्ष की मृत्यु के बाद उन्हें ऐसे युग का अनुभव किया जिसमें राजनीतिक और स्थिरता का बोलबाला था। शक्तिशाली सामंत डांबर राजाओं के सबसे बड़े विरोधी थे। कल्हण के राजनीतिक विचारों से यह प्रकट होता है कि उन्हें इस तथ्यों की जानकारी थी। उन्होंने यह महसूस किया कि एक अच्छे राजा को इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वह समाज के विविध तत्वों को भी नियंत्रण में रख सके।